राह मंजिल की जो तूने दिखाई, हर कदम पर लुटाकर तन मन धन, अज़्मो यकीन से वो मंजिल पाई, थाम कर चांद सितारे वाला सब्ज परचम, कुर्बानियों की लाजवाल तारीख लिखाई, अज़्मे पे हम से दी दुश्मन को शिकस्त, हर लम्हा तरक्की के सफर पर गामजन, बनेंगे मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, पाकिस्तान है हम सबको प्यारा, अज़्मे आली शान, अर्ज़े वतन, जन्नत का गुमान, अजीम जिद्दोजहद का निशान, अर्ज़े पाकिस्तान, कुदरती हुस्न का जहान, जहाँ की हर शय है उसकी पहचान, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। जनाब, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की है हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। हर सू जश्न आज़ादी के रंग है, कौम का हर बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार नजर आ रहा है और अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार भी कर रहा है जनाब। तो गली गली नगर नगर सब सिलाली परचम लहराए जा रहे हैं, मिल्ली नगमे गूंज रहे हैं, मुस्कुराहटें बिखर चुकी हैं, कहकहे बुलंद हो रहे हैं और बच्चों की खुशी तो महक दीदनी। और जब हम भी बच्चे थे ना, वैसे तो अभी भी अपने अम्मा अब्बा के बच्चे हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो जनाब हमारी भी खुशी बड़ी दीदनी होती थी। आज भी हमारे चेहरों से आपको लग रहा होगा कितने एक्साइटेड है भाई। जब भी बर्थडे होती है ना हमारी, तो हम तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं। हमारे मुल्क की बर्थडे जनाब, बड़े भी मुहिब्बे वतन से सरशार हैं। आज इस खास दिन पर हम आपको मिलवाएंगे बहुत से खास मेहमानों से, और साथ ही बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कई पहलू भी आपको दिखाएंगे, सैर कराएंगे मज़ार क़ायद के उन हिस्सों की जहां जाना हर एक की ख्वाहिश होती है और हर एक चाहता है कि हम जाएं, लेकिन आज हम आपको सैर करवा देंगे। लेकिन इब्तिदा में हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद के नन्हे मौसीकारों ने, जो मिलकर एक खूबसूरत सा मिलनी नगमा पेश करेंगे। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। तो जनाब, क्या खूबसूरत आवाज़, क्या खूबसूरत अंदाज। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आज़ादी की बात हो और बाबा कौम का जिक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है जनाब? तो यौम आज़ादी पर मज़ार क़ायद पर लोगों का रश रहता है। इस बार कोरोना के बायस हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान नेवी का ताज़ा-दम दस्ता मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल चुका है। तो फिर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं जनाब कि किस तरह से वहाँ पुरवकार तब्दीली की तकरीब है और जवानों का हौसला कितना बुलंद है। आज आपको दिखाते हैं। मज़ार क़ायद पे पाकिस्तान नेवी का दस्ता गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली की तकरीब के लिए मौजूद है और हम भी नया दिन के साथ आपके साथ मौजूद हैं। मेरे अब में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी का एक चाको चौबंद दस्ता है, पीछे दस्ता है, उसके आगे फ्लैग बेरर हैं और उसके आगे शॉर्ट बेरर हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया और सहरा, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राई। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर बिलाल तनोली। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बिलाल, सबसे पहले तो आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बताइए कि इस जगह पे परेड करना, बीइंग अ पार्ट ऑफ द परेड, कैसा महसूस करते हैं? एज़ वी ऑल नो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और इस वतन के हुसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद और हमारे फोर फादर्स ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, और इस पूरे अमल में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी क़यादत थी।
तो आज के दिन यहाँ पे बीइंग पार्ट ऑफ दिस परेड फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू दी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ indeed an honor and pride for me as well as parade here. एज एन ऑफिसर आपकी क्या यहाँ पे जो है वो जज्बात होते हैं? आज का दिन हमारे लिए तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, न सिर्फ हमारे उन शहीदों के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि अफवाज पाकिस्तान अपनी खून के आखिरी कतरे तक और अपने जिस्म की आखिरी सांस तक इस मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करें। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर फ़ाद सलीम, जो कि इस शानदार परेड की इन्होंने कमान संभाली हुई है। परेड कमांडर है। फ़ाद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त। शुक्रिया। और इसी से हम सवाल का आगाज़ करते हैं कि एक इतना आज़ादी वाला दिन है, नेमतों वाला दिन है, और एक ऐसे दिन में जब आप बाबा कौम के मज़ार पे इस सादत से आपको ये नसीब होती है, तो कैसा फ़ील होता है? पाकिस्तानी अफवाज हर साल में 3 मरतबा ये फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं, जिसमें से 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स इस ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं, और उसके बाद पाक फ़िज़ाइया और पाक आर्मी के कैडेट्स और नौजवान 6 सितंबर और 25 सितंबर को ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये सिलसिला 1972 से लगातार चलता हुआ आ रहा है और इंशाअल्लाह ताहयात चलता रहेगा। और बाबा कौम की मुल्क के मुहाफ़िज़ उनकी मज़ार पे इस तरह ही सलामियाँ चलाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट इंशाल जावेद। इंशाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। इंशाल, एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है आपकी, और वो है यहाँ का जो ज़बरदस्त परेड होती है, जो गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब होती है, उसको अल्फाज देना, कमेंट्री करती हैं आप, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये? एक्सपीरियंस को जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक तो लफ्ज़ों में भी बयान करें, और दूसरी चीज़ जब आप अपने फ़ौजी जवानों को, जब अपने कैडेट्स को इस तरह से सिंक्ड मूवमेंट्स में परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, तो वो जो एक जज्बा होता है वो आपके जिस्म में दौड़ता हुआ नज़र आता है कि हाँ, ये सिंक्ड मूवमेंट ही जो है वो आपको एक दिन दुश्मन के दांत खट्टे करता हुआ दिखाई देगा, एक साथ एक ही वक्त में। आज का बड़ा अहम दिन है, आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी है। कई लाख जानों की कुर्बानियाँ दे के ये वतन हमने हासिल किया। ऐसे में देखने वालों को, और जो हमारे ख़ास तौर पे आने वाली नस्ल है, उसको लेफ्टिनेंट डॉक्टर इंशाल क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस यही कि जब परचम में जान लेकर निकले हम खाक नशी मख्तल मख्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। किस ज़ौम में थे अपने दुश्मन, शायद ये उन्हें मालूम न था। ये खाके वतन है जहाँ अपनी, और जान तो सबको प्यारी है, और जब जान प्यारी है तो इस जान के लिए कट मरने को तैयार रहना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा अक़ीदा है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट सिद्रा अब्बासी। सबसे पहले तो मैम आपको अस्सलाम वालेकुम, और 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत मुबारक। और अकब में हम देख रहे हैं हमारे वो सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। तो यहीं से हम आगाज़ करते हैं, जब एज एन ऑफिसर आप यहाँ पे आती हैं, परेड हो रही होती है, 14 अगस्त का दिन होता है, क्या आपके एहसास होते हैं? बिल्कुल, एक जो आज़ादी का जज्बा है, या एक जो जज्बा है अपने वतन से मोहब्बत का, वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे आप एक पूरी पुरानी कहानी देख रहे हैं, जो आज़ादी की कहानी है, जो हमारे आबा व अजदाद की जद्दोजहद की कहानी है, जो भी आइनी जंग उन्होंने लड़ी, जो एक सियासी जंग उन्होंने हमारे लिए लड़ी, और बाद में अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क को आज़ाद किया। तो बिल्कुल वो एक पूरी कहानी जहन में ताज़ा हो जाती है। हमारे जो नौजवान हैं वो बड़े शिकवा कना हैं, वो शिकायत करते हैं कि हमारे पास ये वसाइल नहीं हैं, हमें ये परेशानियां हैं, हमें ये तकलीफ़ है। परेशानी और तकलीफ़ किस कौम को नहीं होती है और किस मुल्क में नहीं होती, लेकिन उन मुश्किलात को झेल के आगे बढ़ना ही एक कौम का काम होता है। ऐसे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हम कौमों की ज़िंदगी देखें तो 70, 74 या 75 या 100 साल भी कोई इतनी अहमियत नहीं रखते। अभी वक्त है कि हम अपने मुल्क को कुछ दें, बजाय इसके कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें अपने मुल्क से क्या मिलेगा। अभी हमारा वक्त है अपने मुल्क के साथ ईमानदार होने का, और अपने मुल्क को कुछ देने का, मुखलिसी के साथ, एक सिंसियरिटी के साथ। और इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान इस दुनिया में एक रोशन सितारा बन के चमकेगा। ज़िंदगी में साथ साथ चलने वाले अब बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पहलू में भी दफन हैं। हम बात कर रहे हैं उन अजीम हस्तियों की, उन अजीम लीडर्स की कि जिनकी अनथक मेहनत, काविशों और उसके बाद कुर्बानियों के बाद हमें ये प्यारा पाकिस्तान मिला। और इन कुर्बानियों में सबसे अव्वल कुर्बानी किसकी है? वो शख्स कि जो नवाब था लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, हत्ता ये कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म और कायद आज़म के दस्ते रास्त, कायद मिल्लत, शहीद मिल्लत खान लियाकत अली ख़ान की। हमारे आज के लीडर्स को ऐसी शख्सियात से सीखने की ज़रूरत है कि जब इन्हें शहीद किया गया और जब गौसल देने के लिए इनकी शेरवानी उतारी गई तो अचकन में पैबंद था। यकीनन ऐसी अजीम शख्सियतों को हम सलाम पेश करते हैं। और ऐसी अजीम, जैसे कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो खान लियाकत अली ख़ान की कामयाबी और पाकिस्तान की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है बेगम राना लियाकत अली ख़ान। उस वक्त जब बर्रे सग़ीर में ख़ास तौर पे दुश्मन का गलबा मुसलमान औरतें हुआ करती थीं, ऐसे वक्त में मुसलमान औरतों को मुतहर्रिक करने का बहुत बड़ा सेहरा बेगम राना लियाकत अली ख़ान के सर जाता है। आज़ादी के वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शख्सियात ने वो महाज संभाले हुए थे। ऐसा ही एक महाज था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि आज का खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ के सबसे अजीम लीडर बन के उभरे सरदार अब्दुर्रब निश्तर। अब इनके साथ भी बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी है, और वो ये कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर बरादरान के बहुत करीबी साथी थे। लेकिन एक वक्त में जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रीऑर्गेनाइज करने जा रहे थे मुस्लिम लीग को, वो जौहर बरादरान कायद आज़म के इस डिसीजन के कुछ खिलाफ हो गए थे। लेकिन सरदार अब्दुर्रब निश्तर वो शख्सियत थे कि जो पहले जौहर बरादरान से मिले और उन्हें मुस्लिम लीग की रीऑर्गेनाइजेशन पे आमादा किया, जिसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पूरे भारत में छाई, पूरे हिंदुस्तान में छाई और पाकिस्तान का फिर वजूद आया। हमने उन तमाम तर रुफ़क़ा की बात की जिन्होंने मिलकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को वजूद मिलाने में अहम किरदार किया। तो ऐसे में हम कायद आज़म के सबसे करीबी साथी को कैसे भूल जाएं? ये उनकी अपनी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जिन्होंने कायद आज़म का साथ उनकी आखिरी सांस तक निभाया। मोहतरमा ने पाकिस्तान बनने के बाद ख़ातीन की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया, और जहाँ जहाँ इस तरह के मसाइल आते जो ख़ातीन से रिलेटेड थे, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना उनको हल करने के लिए सबसे पेश रही थी। तो जनाब, वतन से मोहब्बत रखने वाला हर शख्स जब भी कोई भी किसी भी आवाज़ में मिल्ली नगमा सुनता है तो एक जोश और एक जज्बा महसूस करता है अपने अंदर। और वो जज्बा कौन सा होता है? वतन पर मर मिटने का, मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का, ये ख्याल दिल में आता है। इन खूबसूरत जज्बात की कदर करते हुए आपको एक बार फिर मज़ार क़ायद भी चलते हैं और दिखाते हैं कि बाबाए कौम का अंदाज़े ज़िंदगी क्या था, उनकी ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें कैसे महफूज की गई हैं। साथ ही तहरीक आज़ादी और कायद आज़म की शख्सियत से मुताल्लिक हाजी हनीफ तैयब साहब से खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की ऐसी मौजूद शख्सियत कि जिनकी बदौलत हम बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इन नवादरात को देखने में कामयाब हुए। और आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो ये जान सकें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आदात के कैसे थे। हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के सर आप मोहताज नहीं हैं।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। वालेकुम जश्न सलाम आज़ादी रहमतुल्लाह। मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक, पूरी कौम को मुबारक। अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। हाजी साहब, मुख्तलिफ आपके पास पोर्टफोलियोज रहे, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्स भी रहे, फिर आप वफाकी वज़ीर बराए ह्यूमन हाउसिंग भी रहे और माहौलियात भी रहे। तो इससे पहले कि हम म्यूज़ियम की और दीगर चीज़ों की बात करें, यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं हमारे आसपास ग्रीनरी हम देख रहे हैं। कराची इतना ज़्यादा सब्जा कराची में मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, यही कि कराची में ये एक बिल्कुल कंट्रास्टिंग सा व्यू है। इसका सेहरा भी आपके सर जाता है, तो ज़रा यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कैसे आपको ये आइडिया आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। पहले तो मैं आपका और समा टीवी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कायद आज़म के इस अहम नवादिरात को लोगों को दिखाने का एक मरतबा फिर क्रेडिट हासिल किया। और माशाअल्लाह एक ऐसे मौके पर 14 अगस्त जब कायद आज़म और उनके रफ़क़ा की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने अपने करम से 27 रमज़ान को हमें पाकिस्तान की दौलत अता की। अब ये इस इलाके से गुज़रते हुए बचपन से ये देखकर बड़ा अफसोस होता था कि जिस बाबा कौम ने यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। उनके साथ हमारा सलूक ये था कि उनके नवादरात तकरीबन 40 साल, 6 महीने कम 40 साल, 39.5 साल तक वो वेयर हाउस में पड़े रहे। और उससे ज़्यादा मुद्दत तक ये बाग़ कायद आज़म जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ धूल मिट्टी उड़ती थी, यहाँ कोई पौधे वगैरह नहीं लगे थे। तो ये तो ठीक है कि ख्याल कैसे आया, तो यकीनन ये सब अल्लाह का करम होता है। हम नबी के उम्मती हैं तो उनका एक वसीला होता है, और फिर इसके बाद अल्लाह तौफीक देता तो बंदा कुछ काम कर जाता है। मैं यहाँ से जब MNA इलेक्ट हुआ और फिर चूँकि हमारा 9 अहबाब का एक निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप था, तो वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने 9 अफराद से हमारी मुलाकात कराई। हमने एक उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम 9 आदमियों में किसी एक को वज़ीर बनाना चाहें तो वो कौन होगा। तो उन 8 आदमियों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मेरा नाम लिया। नवादरात को कैसे महफूज करने का ख्याल आया, ये बड़ा ज़रूरी है ना पूछना, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि 6 माह कम 39 साल, इतने लंबे अरसे तक, और फिर जहन में ख्याल आ गया कि ये नवादरात सामने लाए जाए, अवाम, हम जैसे लोग और हमारी आने वाली नस्लें इनको देख सकें, पहचान सकें। ऐसा हुआ कि मेरे जो पोर्टफोलियोज़ में हमारे भाई सैयद फैसल करीम साहब ने बताया, एक तो लेबर मैन पावर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी था, और एक पीरियड के लिए मेरे पास माहौलियात का महकमा भी था। अच्छा। उसको अर्बन अफेयर्स डिवीज़न उस वक्त कहा जाता था। अच्छा। बहरहाल वो मेरे पास आया तो मैं मज़ार कायद आज़म के बोर्ड का चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बना, मैंने इजलास बुलाया, मुझे यहाँ के अमले नहीं बताया कि तकरीबन 40 साल होने वाले हैं कायद आज़म के नवादरात वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इजलास बुलाता हूँ। मैंने इजलास बुलाया, एजेंडे की तमाम आइटम्स जब पूरी हो गई जी। तो और बोर्ड वो जो बोर्ड था वो बहुत हाई लेवल का था। अच्छा। यानी फैक्ट्री सेक्रेटरी लेवल के लोग उसके अंदर मेंबर थे। सही। तो मैंने कहा अब मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आखिर में। उनका फरमाइए। जी। मैंने कहा सुना है कि कायद आज़म के नवादरात 39.5 साल से महफूज हैं। उनका बहुत महफूज रखा है। मैंने कहाँ रखा है? तो उनका वेयर हाउस में। हाँ। मैंने कहा वेयर हाउस में एक चूहा घुस जाए, हाँ। दीमक लग जाए इस लकड़ी को, तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। तो बाबा के साथ हमारा ये सलूक तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा क्या इसको म्यूज़ियम की शक्ल नहीं दी जा सकती? तो उन्होंने कहा कि दी जा सकती है। एक पुराने आदमी ने बताया, जो पुराना मेंबर था, कि किसी ज़माने में मीटिंग में डिसाइड हुआ था
कि ऐसा म्यूज़ियम यहाँ बनाया जाएगा और बनाने के लिए जापान की टीम आएगी। अच्छा। मैं चूँकि इजलास की सदारत कर रहा था तो मैंने पूछा कि पाकिस्तान में कोई भी म्यूज़ियम बनाने का माहिर नहीं है। तो एक साहब डॉक्टर नबी अहमद ख़ान ने हाथ उठाया, बोला मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम म्यूज़ियम्स का डायरेक्टर जनरल हूँ। ज़बरदस्त। मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, कोई जापानी हम लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम बनाते भी हैं म्यूज़ियम, मेंटेन भी करते हैं। आप ये बताइए कि आपको कब तैयार चाहिए। सही। तो मैंने ज़ाहिर सोचा कि इनको टाइम थोड़ा सा कम दिया जाए ताकि लेट हो तो काम चल जाए। काम चल। तो मैंने कहा कि मुझे 25 दिसंबर को 87 को उसका इफ्तिताह करना है। ओके। तो उनका हो जाएगा। मैंने कहा फंड्स मिनिस्ट्री के पास कायदे आज़म के लिए सब कुछ मौजूद है, कोई मसला नहीं है। 2-3 महीने के बाद 23 मार्च 1988 को मैंने खुद इसका इफ्तिताह करने की सआदत हासिल की। क्या अब वक्त आ गया है कि हम इसको वुसअत भी दें, क्योंकि हमने देखा कि एक कायदे आज़म के मज़ार के आते में ही एक छोटा सा हमने म्यूज़ियम बनाया और बहुत अच्छा सा हम आपको दिखाएंगे भी चल के। हाजी साहब, क्या इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? आप अपने एक्सपीरियंस से हमें क्या बताएंगे? दरअसल कुछ कायदे आज़म के नवादरात और भी जगहों पर रखे हुए हैं। मसलन एक खारादर में अखुन मस्जिद के पास कायदे आज़म की बर्थ प्लेस है। जी हाँ। कुछ वहाँ रखे हुए हैं। मैं मुतादिद मरतबा वहाँ हाज़िर हुआ हूँ। एक कायदे आज़म का फ्लैग स्टाफ हाउस उनकी ज़ाती मिल्कियत थी। पाकिस्तान बनने पर फ्लैग स्टाफ हाउस में रहते थे और अपना घर का निज़ाम अपने ख़र्चे पर चलाते थे। हमारे हुक्मरानों के लिए सीखने का मौका है। तो उसकी रिनोवेशन की सआदत भी इस मिनिस्ट्री को मेरे ज़रिए से हासिल हुई और उसमें रिनोवेशन कराई गई। आने वाली जो नस्ल है उसको पैगाम देंगे कायदे आज़म से आपकी मोहब्बत, और आगे आने वाली नस्ल जो है वो किस तरीके से इस दिए को लेकर चले? ख़ास तौर पर मैं नौजवान नस्ल को आपके ज़रिए मुखातिब हूँ कि जो कौम और जो यंग जनरेशन अपने मोहसिनों को भूल जाए, उसे अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। बिल्कुल। हमें अपने मोहसिनों को याद करना चाहिए। उनके एहसानात का तज़किरा सिर्फ 14 अगस्त को नहीं करना चाहिए, यकम से 14 अगस्त तक नहीं करना चाहिए, साल भर चलते रहना चाहिए। और आप उनकी मोहब्बत इसलिए भी करें कि कैबिनेट की पहली मीटिंग जब हो रही थी तो पूछा गया कि ये वज़रा जो आएंगे इनके खाने पीने के लिए क्या इंतज़ाम करना है। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या वो घर से खाना खा के नहीं आए? सही। कोई इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं, वो मीटिंग के लिए आए घर से खाना खाकर और मीटिंग के बाद जाकर घर पे खाना खा लें। यही अज़मत शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान में थी जब उनके शहीद को शहीद कर दिया गया, जिसकी आज तक हम तहकीक नहीं कर सके। तो उनके कपड़े जब उतारे गए तो बनियान छेद वाला था। हाजी अनीफ तैयब साहब, आपकी तमाम तर गुफ्तगू हमारे लिए असासा है, तो हम पहले फातिहा खानी करते हैं और उसके बाद फिर म्यूज़ियम का रुख करेंगे। तो जनाब, जिस म्यूजियम की हम बात कर रहे थे हाजी साहब से, अब हम उस म्यूजियम के बाहर हैं, क्यों ना अंदर चलें, दिखाते हैं। ऐवाने नवादरात कायदे आज़म, तो आइए आपको लेके चलते। तो म्यूज़ियम यानी ऐवाने नवादरात में हम आ चुके हैं और यहाँ पे कायदे आज़म की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। तो सबसे पहले महक हम उस पहलू की जानिब लेके चलते हैं अपने जहाँ से काम का आगाज़ होता है, काम का उनका दफ्तर। द ऑफिशियल कायदे आज़म किस तरह का उनका दफ्तर हुआ करता था, किस किस्म की उनकी स्टेशनरी थी। तो ये दफ्तर है और कायदे आज़म की सबसे पहले तो ये तस्वीर हैं, वो इस दफ्तर पे मुराजमान हैं और नई रियासत से मुताल्लिक़ जो है वो गुफ्तगू हो रही है, काम हो रहा है। ये स्टेशनरी है महक, और इस स्टेशनरी में हम देख सकते हैं कि एक साइड पे ये मोहम्मद अली जिन्ना
ये दर्ज है। इसके अलावा पेन है, कलमदान और जो वो लिफाफे जो हैं और जो कागज़ उन्होंने लिखे हैं वो भी यहाँ पर है। यानी वो हर चीज़ है फैसल जो कि हमें बार बार याद दिलाए कि ठीक है, आज़ादी के हवाले से जितना काम दफ्तरी उमूर, ये जो सोच थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कितनी मजबूत थी और कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये उस टाइम में भी। उस टाइम में कायद आज़म का पेन है और वो पेन जो है उस पर उनकी तस्वीर भी है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि आगे चलते हुए दफ्तरी उमूर करने हैं तो उसके लिए मुतालिया भी वसी होना चाहिए। तो ये लाइब्रेरी है कायद आज़म की और इसको भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है और कमरा मुताला है ये। और किस तरीके से, अच्छा ये जो हम ये सारी ये पिक्चर फैसल मैं अगर अपने नाज़रीन को दिखाया, नीचे जो लिखा हुआ है कायद आज़म एज ए बैरिस्टर इन हिज स्टडी दिल्ली, यानी ये दिल्ली में ली गई तस्वीर और वो अपने जिस तरह से स्टडी रूम में मौजूद है या जिस जगह पर मौजूद है स्टडी कर रहे हैं वो। तो आप ये देखें कि शौक और लगन, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे हर जगह सीखने को मिलेंगी। वन ऑफ द बेस्ट बैरिस्टर्स इन द अनडिवाइडेड इंडिया वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की जो जंग थी वो आधी तो कानून के ज़रिए जीती गई और आधी फिर हिजरत के बाद और लाखों कुर्बानियाँ दे के। तो यहाँ पे कुछ टेबल भी हैं और बैठने के लिए कुर्सियाँ भी। ये जो आप बुक्स देख रही हैं ना भारी भारी, ये सारी जो है ये लॉ रिपोर्ट्स हैं और स्टैट्यूट्स हैं। यानी कि आपको अगर लॉ करना इतना आसान नहीं है, वही बड़ा मुश्किल है कानून बनाना। अच्छा देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ भी कि कमरे मुताले का फर्नीचर जिसकी यहाँ नुमाइश की गई है, घूमने वाली कुर्सी, एक मेज़ और 3 हत्ते वाली कुर्सियों पर मुश्तमिल है और घूमने वाली कुर्सी की पुष्ट निज दायरे की शक्ल में। मतलब आप ये देखेंगे उस टाइम पे भी जो फर्नीचर मुंतखब किया गया उनकी शख्सियत की अक्कासी कर रहा है कि कितनी खूबसूरत माशाल्लाह, कितनी वेल मैनर्ड और कितनी एलिगेंट कि माशाल्लाह एलिगेंट हमारे बाबा कौम की हस्ती। आगे ये पूरा जो म्यूजियम है ऐसे ही नवादरात से, ऐसे ही तस्वीरों से भरा हुआ है। तस्वीर का आपने जिक्र किया है तो अब कुछ तस्वीर हो जाए। ये वो तस्वीर हैं कि जो आपने अपनी सोशल स्टडीज़ के बुक में देखा है, आगे जाके पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स में देखा है और अब हम उनका फर्स्ट हैंड व्यू ले रहे हैं। ये वो नादिर तस्वीर हैं। एक तो सबसे इसमें सबसे जो मेरी पसंदीदा है ना महक, वो है ये जिसमें कायद आज़म सिग्नेचर कर रहे हैं, असेंबली में जो रजिस्टर है उस पर दस्तखत कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे ये नीचे वाली है, कायद आज़म कराची में 14 अगस्त 1947 को बहरी फौज के दस्ते का भी मुआयना कर रहे हैं। फिर मिस्टर गांधी और कायद आज़म एक साथ मौजूद है। आइकॉनिक पिक्चर है, आइकॉनिक पिक्चर, एक दोस्ती भी और फिर एक अपना नज़रिया शेयर भी करना। और कायद आज़म जो है उन्होंने हर एक शख्सियत को फैसल साथ लेके चले हैं और उन्होंने अपना नज़रिया जब जब शेयर किया है वो इस पे बहुत डटे रहे। अच्छा, इसकी एक मिसाल मुझे अभी के लीडर्स में ना हमारे खान साहब में नज़र आती है जब वो कश्मीर का बयानिया देते हैं। वेलकम टू द डाइनिंग। और देख सकते हैं कि ये वो तमाम बर्तन हैं, द क्रॉकरी और वो सारी बड़ी अहम ये तस्वीर हैं फैमिली की तस्वीर हैं। हमशीरा, एक तो उनकी जितनी भी बहनें थी, फातिमा जिन्ना, इसके अलावा मरियम भाई और रहमत भाई, उनकी तस्वीर हैं। रतन भाई जिनसे कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने शादी की और उसके बाद उनकी जो बेटी थी दीना जिन्ना जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ भारत में, उनकी बड़ी यादगार तस्वीर हैं और वो आई भी थी कायद आज़म के फ्यूनरल पे। इसके बाद वापस और ये एक पेंटिंग भी है जो कि लिखा हुआ नीचे कि ये पेंटिंग प्रेजेंट की है बाय मार्शल उमर ऑफ चाइना और ये बड़ी प्यारी। अच्छा देखिए, हर चीज़ मुनफरिद है। मुझे आज अब बाहर की दुनिया में ना इस म्यूजियम से जब मैं निकलूँगी ऐसी चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। ये मंजर जो है ये बड़ा रोदार है क्योंकि कायद आज़म वैसे धान पान सी शख्सियत थे, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते थे तो एक गरज जो होती थी ना गुफ्तगू में, वो सामने वाले को जो उनकी दलील थी उसको रद्द करने के लिए काफ़ी होती थी। और ऐसे ही शेर अज़्म शख्सियत के लिए ये आप देख सकते हैं, ये एक टाइगर स्किन है जो कलकत्ता से भिजवाई गई थी। तो यकीनन ये भी एक बड़ी उनके मिजाज को पसंद को मद्देनजर रखते हुए जब भी उनको कोई तोहफा मिलता था तो यकीनन ऐसा ही मिलता था कि जो कि उनकी शख्सियत की अक्कासी करता हमें नजर आता था। ये हम बड़ी जो है तारीखी देख रहे हैं, ज़बरदस्त जगह पे। ये वो सोफ़ा सेट है, कायद आज़म ने यहाँ बैठ के BBC को इंटरव्यू दिया और ये तमाम की तमाम तर जो चीज़ें हैं
ये वैसे तो कायद आज़म की फेवरेट है, लेकिन कहा जाता है ये सोफ़ा सेट जो है ये इनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। अरे सगीर पाको हिंद में जैसी ड्रेसिंग कायद आज़म करते थे, लोग फैन नजर आते थे उनकी यानी कि ड्रेसिंग के। जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने उससे पहले जब वो यूरोपियन ड्रेस पहनते थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बनने के बाद जब उन्होंने ट्रेडिशनल जो है लिबास देना शुरू किया, दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने ना बड़े बेहतरीन अंदाज में सेलेक्ट किया, और वो ऐसे सेलेक्ट किया फैसल कि आज भी हम देखें ना तो हमें एक आइडिया मिल जाता है ड्रेसिंग का कि अच्छा ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। जब हमारे लीडर ऐसी ड्रेसिंग करेंगे तो जनाब आप सोचें कि फिर आवाम को तो ऐसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। अच्छा, अभी की अगर सियासतदानों की बात करूँ मैं, किसी एक सियासतदान की ड्रेसिंग आपको अच्छी लगती है? मेरे ख्याल से वेल ड्रेस सबसे ज़्यादा इमरान खान ही लगते हैं। ये जो आप गैलरी देख रही हैं ना, ये पेरिस मेड भी हैं, बॉम्बे मेड भी हैं, इंग्लिश सूट्स भी हैं यहाँ पे, यानी कि जिसको कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता। जब ड्रेसेस और रोब्स की हम बात करते हैं तो कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का एक ख़ास स्टाइल हमारे जहनों में आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 पीस एक सूट है और इसकी एलिगेंसी अलग नज़र आ रही है। और पीछे पे तस्वीर भी जो है वो अवेजा की गया है कायद आज़म के अच्छा, भाई ये अहमद हाँ। अली, फिर उनके वालिद पूजा जिन्ना, कायद आज़म मुंबई में बहैसियत एक बैरिस्टर, मतलब सारी तस्वीरें यादगारी तौर पे लगाई गई हैं। जिस वक्त वैसे तो जो एज़ पाकिस्तानी हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं जो उनकी शेरवानी और जो कराकली टोपी पहने हुए, लेकिन मुझे जो उनकी सबसे ज़्यादा हैंडसम जिस वक्त को लगे वो जिस वक्त के वो बैरिस्टर थे। आई मीन आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जब हम बैरिस्टर की बात कर रहे हैं तो वो ब्लैक सिल्क लॉ रोब है कि जो वो वकालत की प्रैक्टिस करते वक्त पहना करते थे, और इसके अलावा दीगर बहुत अच्छी। अच्छा, ये एक बड़ा मुनफरिद सा जो है ड्रेस क्या है। कहेंगे हम इसको? पजामा कहेंगे। ये पेयर ऑफ वाइट ड्रिल जोधपुरी ब्रीचेस, जोधपुरी ब्रीचेस हैं, और ये एक बड़ा ही मुनफरिद सा ड्रेस है, और इसमें भी देखिए आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसके अलावा एक और 3 पीस नेवी ब्लू। अच्छा, लुक एट द कलर सिलेक्शन, यानी कि कोई बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि वो कलर जिसको आप हम कहें कि अच्छा किसी चुभ मैच्योर रहा है, इंसान ने हाँ, नहीं पहना या आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, वो कलर सिलेक्शन है जो कि जिसमें आप वाकई बड़े माशाल्लाह से हैं। और नेवी ब्लू इज़ ऑलवेज वेरी ज़बरदस्त कलर। और मुझे लगता है ये नाम ही काफ़ी है माशाल्लाह। ये वो और ये है यादगार वो याद। और ये वो चीज़ जिसको मतलब मेरे नज़दीक अगर कोई इंसान कोई शख्सियत हैंडसम लग सकती है तो वो इस तरह की शेरवानी में लग सकती है, इस तरह की ड्रेसिंग में लग सकती है। यही वो शेरवानी जिसको पहन के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कई यादगार तारीख़ी तकारीर, ऐसी तकारीर के जिन्होंने वाकई क़ल्ब को गरमाया और रूह को तड़पाया। मुसलमानाने बर्र सग़ीर में आज़ादी की वो रूह फूंकी कि जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, और कंटिन्यू करते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस के साथ। जूते। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द अटायर आर शूज़। और जो मेरा सबसे फेवरेट है, जहाँ पे महक असलम आप खड़ी हुई है ना, This one? ये मेरे अच्छा। पास ब्लैक एंड वाइट में है, ये मैंने स्पेशल बनवाया है इंस्पायर होके। एब्सोल्युटली। हाँ, इसमें inspire कोई झूठ बात नहीं है। ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जूता पहना हुआ है ना, ये सबसे मेरा फेवरेट अच्छा, और है। ये देखें हम इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, जैसे सिब्बी एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए जिन्होंने जूते पहने हैं वो जूते यहाँ पर रखे गए हैं। इस तरह जो यहाँ पर पहने, ये फैसल आप वाले फेवरेट है yes, जो यहाँ पर ये ये जो रखे पहने गए हैं, हैं। तो बिल्कुल। जनाब हर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से संभाली गई है, और हर एक चीज़ मतलब इतना शख्स कोई कैसे एलिगेंट हो सकता है चीज़ों को चूज़ करने जब में। आप ड्रेस पूरा पहनते हैं तो कायद आज़म सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है। मैं कैमरे का अगर रुख इस तरफ करवाऊँ, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने टाई पहनी हुई है, इसके साथ इन्होंने पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ है, टाई क्लिप लगाई हुई है। आई मीन एक पूरी प्रॉपर शूटिंग जिसको कहते हैं वो उन्होंने की हुई है। और ये जो तस्वीर है जिसमें वो शेरवानी पहन के उतर रहे हैं ना, मतलब कि अगर मैं कहूँ तो गुस्ताखी ना हो, जस्ट लाइक अ बॉस एंटरिंग द फील्ड। ये कायद आज़म की ज़ाती कार है, और मॉडल इसका जी 1938 उस वक्त की बेस्ट अमेरिकन मेड कंपनी पैकार्ड की ये गाड़ी है, सफ़ेद। अच्छा, रंग भी बड़े ज़बरदस्त कायद आज़म की वही ना पसंद हम के कह हैं। रहे हैं कि कलर सिलेक्शन उनकी ऐसी थी कि जाज़िबे नज़र। यानी आज भी आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कीमत होती है वो वाइट White और की। ब्लैक।
तो एक तो हमने आपको White सफ़ेद दिखाई जो उनकी ज़ाती है, अब उनकी सरकारी गाड़ी दिखाते हैं भैया, वो भी किसी से कम नहीं है, और वो है कैडिलैक। जब कायदे आज़म इन गाड़ियों में सवार होते होंगे, सूटेड बूटेड, हमने देखा है कई मरतबा कराची की सड़कों पे गाड़ियों में जा रहे हैं, कायदे आज़म पे फूल निछावर किए जा रहे हैं। वो मेमोरीज़ जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज वो मेमोरीज़ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो आई एम लिटरली फीलिंग गूज़ बम्स। और जो सबसे अहम शख्सियत थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो इस्लाम से मोहब्बत, वो इस्लाम पसंदी थी, और ये कुरान पाक के वो नादिर नुस्खे हैं जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें अंग्रेज़ी का तर्जुमा भी मौजूद है, और इसमें अरबी भी जो कुरान पाक है वो भी मौजूद है। इन चीज़ों को वेयर हाउस से निकाल के यहाँ सजाना, बल्कि उनकी प्रिजर्वेशन को मेंटेन करके रखना, ये एक बहुत अहम चीज़ है। तो जैसे हम जिक्र कर ही रहे थे कि जिस कुरान के साए में, जिस 27वीं शब के साए में खुदा ताला ने हमें ये पाकिस्तान अता किया है, उस बाबा कौम की ये तमाम तर नवादरात देख के मेरे जो एहसासात हैं ना, वो इस वक्त नाकाबिले बयान। और बिल्कुल हर पाकिस्तानी यकीनन पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, हर पाकिस्तानी यकीनन बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत रखने वाला है। बस हमारी गुजारिश इतनी है कि इस आज़ादी की हिफाजत करें, आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेना, किसी को ये बताना कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और किसी को ये बताना कि हम आज़ादी के साथ रहते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आज हम फ़लस्तीन या कश्मीर का हाल देखें, हमारी दुआएं उनके साथ है, कोशिशें हमारी उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जितनी कुर्बानियाँ दे के हमें ये मुल्क मिला है, जितनी हिजरतें करके हमें ये मुल्क मिला है, जितने अपनों को खो के हमें ये मुल्क मिला है, यकीन करें कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी ना इस चीज़ की कीमत नहीं अदा कर सकते। तो जनाब अभी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक अभी हम ले रहे हैं जश्न आज़ादी के जश्न में कोई ब्रेक नहीं है, तो हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक जनाब, और हम जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, पाकिस्तान की आज सालगिरह है, हर कोई अपने अपने अंदाज में जो है मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मुल्क की आज़ादी का जश्न हो और मुल्क का नाम रोशन करने वालों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है फैसल? खास तौर पे खातीन एथलीट, उन्होंने पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है। बैडमिंटन मुकाबलों में अपना मुकाम रखने वाले ओलंपियन नेशनल चैम्पियन माहू शहजाद हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कई मेडल जीतने वाली स्विमर्स जो एक बहनें हैं, किरण खान, बिस्मा खान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे अब गपशप लड़ाते हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम माहूर आपको, अस्सलाम वालेकुम किरण और बिस्मा आपको भी। वालेकुम सलाम। ओके, तो सबसे पहले माहूर आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने इससे कबल भी आपको याद होगा कि मुझसे गुफ्तगू की थी, और कोर्ट में बैठ के आपने इस अज़्म का इज़हार किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए वो फ़ख्र लेके आऊँ जो आज तक नहीं आया, और वो फ़ख्र आप बिलाखिर अचीव करने में कामयाब हो गई। इसके लिए तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारक। और बिल्कुल मेरा एम था कि मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं बैडमिंटन में, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो मैं करने में कामयाब हुई। आई एम द फर्स्ट ओलंपियन इन पाकिस्तान बैडमिंटन हिस्ट्री। ज़बरदस्त। और मतलब हम हमेशा ख़वातीन की बात करते हैं ना, तो हमारे जितने भी नाजरीन जब हमारे प्लेटफॉर्म से ऐसी ख़वातीन को देखते हैं ना, तो कहते हैं ठीक है, ख़वातीन बहुत कुछ करने की हिम्मत, और वो फिर अब फिर मोटिवेट भी होते हैं इसी तरीके से अपनी बच्चियों को भी स्पोर्ट्स में डालने के लिए। तो आपसे तो हम और बात करेंगे। जब हम बात करेंगे बिस्मा से और किरण से भी, किरण ऑब्वियसली यू आर द लेजेंड जब हम पाकिस्तानी स्विमिंग का नाम लेते हैं, लेकिन आप दोनों को जो है ना इस यहाँ तक लाने में एक शख्स का बड़ा अहम किरदार है, और वो है आपके फादर। हमने देखा है कि किस तरीके से वो आपको ना एक विगरस किस्म की ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे वो फादर नहीं होते हैं, वो बिल्कुल शदीद वाले ट्रेनर होते हैं। पुशअप्स भी मैंने देखा है कि वो आपको लगवा रहे होते हैं, साथ आप बेंच प्रेस भी लगा रही होती हैं। ये बताएं ज़रा कि कैसा रहता है आपका कनेक्शन जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और ट्रेनिंग ख़त्म होते ही फिर वो कैसे ऑल्टर हो जाता है? थैंक यू सो मच। पहले तो सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक।
जी वो मेरे फादर जो है वो शुरू से ही बड़े विगरस और बड़े स्ट्रिक्ट ट्रेनर रहे हैं और आई थिंक अगर वो ऐसे ना होते तो आज हम भी ऐसे ना होते। जो मुकाम हमें मिला है वो शायद उनकी ट्रेनिंग की वजह से, उनकी सख्ती की वजह से ही मिला है। एक कोच को एक कोच ही रहना चाहिए जहाँ अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में, और जब वो घर होते हैं तो वो बिल्कुल फादर्स की तरह होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका ट्रेनर कैसा है और आपके घर से आपको कैसी सपोर्ट मिलती है। डेफिनेटली इट्स हार्ड, मैं ये तो नहीं कहती कि ये आसान है, लेकिन डेफिनेटली जब हम जीतते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जब कौमी तराना बजता है वहाँ पे, तो हमें और क्या कहते हैं जोश और जज्बा हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करेंगे ताकि और दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आई थिंक सारा जो हार्ड वर्क है वो मेरे फादर का जो रहता है वो है ना, इन दी एंड वो पे ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक इसीलिए हम और मेहनत करने के लिए जो है ना वो जज्बा लेकर आते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आपने कहा ना कि एक ट्रेनर को एक ट्रेनर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब वो अब्बा बन जाएंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो कैसे सीखेंगे, या तो खौफ आपको सिखाता है या शौक आपको सिखाता है। क्योंकि आपको थोड़ा सा थोड़ी सी नरमी आपको ख़त्म करनी पड़ती है जब आप ट्रेनर बनते हैं। तो आप हर वक्त ये नहीं कहते कि बेटा चलो अच्छा ये वाली स्लो कर लेना तो वो वाली तेज़ कर लेना। तो एक ट्रेनर का काम होता है आपको बेस्ट तैयार करना। ऑब्वियसली बात है आपका नाम, आपकी रेपुटेशन, हर चीज़ जो है वो दाव पे लगी होती है। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में रख के जो है अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक उनके शोल्डर्स पे बहुत बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन है कि उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो स्विमिंग करती हैं और हर वक्त इस नाम को मेंटेन करना कि हम खालिद ज़मान की बेटियां हैं और या हम खान सिस्टर्स हैं जिस तरह हमें बुलाया जाता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है इस चीज़ को फॉरएवर कंटिन्यू करना और इसको मेंटेन करना। लेकिन जो आपने मुल्क का नाम रोशन किया है वो तो फॉरएवर रहेगा। अच्छा बिस्मा, जिस वक्त किरण जो थी वो स्विम कर रही थी तो उन पे एज सच कोई प्रेशर नहीं था। ऑब्वियसली फादर थे, खान साहब थे तो वो उनको ट्रेन कर रहे थे। आप बीइंग अ यंगर सिस्टर क्या सिर्फ जाके परफॉर्म करने की ही आप पे प्रेशर होता है या फिर ये भी प्रेशर होता है कि मेरे सर पे एक नहीं है, मेरे सर पे दो बंदे खड़े हैं? आई डोंट थिंक सो कि मेरी बहन पे, मतलब सब पे अपने अपने टाइम का जो प्रेशर होता है वो तो होता ही है। आई डोंट थिंक सो कि हम बगैर प्रेशर हम चल भी सकते हैं। बहन का प्रेशर मैंने आज सच ना कभी लिया है ना मैं लेती हूँ। अब्बू का प्रेशर रहता है हर टाइम, मतलब ट्रेनिंग में भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। बहन को मतलब हमेशा अगर मैंने लिया भी तो एज अ कंपेरेटिव ही लिया है और एज अ प्रेशर तो कभी नहीं लिया, क्योंकि जब मैं स्विमिंग में एंटर भी हुई थी मेरा मतलब मैंने स्विमिंग अभी स्टार्ट भी नहीं की थी और मेरा तब से था कि मुझे अपनी आपा के रिकॉर्ड तोड़ने। तो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रेशर मेरे पे कभी रहा है या कभी होगा। क्योंकि अब्बू ट्रेन ही ऐसा करते हैं कि वी नो कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड। सो आई डोंट थिंक सो प्रेशर बॉडी पे आना चाहिए। जैसे भी प्रेशर आता है आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली काम करना छोड़ देती। तो आई डोंट थिंक सो आपने ट्रेनिंग की है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वहाँ पे कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत है। सही बात है। अच्छा माहौर, आप मुझे बताएं, प्रेशर की बात हो रही है, घर में किसका प्रेशर होता है आप पे कि ऐसे करना और ऐसे नहीं करना? मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला हुआ है और वही मेरे कोच भी हैं, वही मुझे सुबह में खिलाते भी हैं। तो उन्हीं का जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रेशर होता है और फिर उनसे कभी कभार मतलब थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। वो कहते हैं कि इस तरह से करना और मैं कहती हूँ कि नहीं इस तरह से यूँ होनी चाहिए ट्रेनिंग। तो इस बात पे हमारी कभी कभार हो जाती है। लेकिन पापा को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब पता चला था कि मैं ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हुई हूँ तो वो खुश थे, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए एम सेट किया हुआ ये किया हुआ है कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है। स्पोर्ट्स के हवाले से तो जी बड़ी हमने बात की। अब लेट्स टॉक ऑन अ लाइटर नोट। बिस्मा, आप बड़ी खामोश लग रही हैं। आप ये ऐसे खामोश ही रहती हैं घर में भी या फिर ये अभी आप बड़ी बहन के आगे नहीं बोल पा रही हैं? नहीं, मैं ज़्यादा खामोश ही रहती हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। अच्छा, ज़्यादा बस मैं जो अगर कुछ पूछा जाए तो मैं अपनी बड़ी बहन से कहती हूँ क्या आप बता दें। मैं ऐसे नहीं कहती बिल्कुल भी, अपनी बड़ी बहन से मैं खुद ही जवाब मैं इस पे ज़रूर मैं बात ये करती है। मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो एक जो डिफरेंस आता है ना इंटरनेशनल एथलीट्स में और हमारे एथलीट्स में, वो आता है डाइट का। तो 14 अगस्त है, आज तो थोड़ा बहुत अगर केक शेक चल जाए तो खैर है, ईद वाले दिन भी चल जाते कुछ मिठाई शिठाई। लेकिन वैसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं, किस तरह का आप डाइट मेंटेन करते हैं और क्या ये सिर्फ उन्हीं दिनों में करते हैं जब आप ट्रेन कर रहे हैं या फिर ऑफ ट्रेनिंग या ऑफ कंपटीशन डेज में भी उतने ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ता है? माहूर से पूछा है।
आपसे आप शुरू कर। बिस्मा, हम चाह रहे हैं आप कुछ बोले। आप सॉरी ज़ाहिर है कि अब अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल के लिए ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक सो डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और फॉर स्विमिंग हमें मतलब हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है अगर आपको मसल बिल्डअप करना है। ज़्यादा कार्ब्स इज़ नॉट गुड। हमारी कोशिश होती है, स्पेशली मेरी, मैं कॉम्पिटिशन्स के पास आके अपने कार्ब्स को ज़रा ज़्यादा करती हूँ क्योंकि कंपटीशन का जो पीरियड होता है स्पेशली जिसमें हम टेपर करते हैं आके, यू कट डाउन योर ट्रेनिंग एंड उसमें मुझे होता है कि मुझे उसमें तो हर चीज़ मिलती भी है। मैं जो कहूँ मुझे हर चीज़ मिल रही होती है, चाहे वो कार्ब्स हो कुछ भी हो। फिर इन ट्रेनिंग प्रोसेस मेरा होता है कि मोर प्रोटीन इनटेक हो, मोर फाइबर इनटेक हो। फिर जैसे आप टेपर ऑफ की तरफ जाते हैं, अपनी कॉम्पिटिशन की तरफ जाते हैं, तो आई थिंक सो कार्ब्स आपको हेल्प करते हैं टू मूव फास्ट एंड इट्स गुड। वो कार्ब्स वो वाले गुड कार्ब्स होते हैं या फिर वो उधर फज्जे वाले पाए भी? बिस्मा के मिक्स कार्ब्स चलते हैं। मेरे तो मिक्स कार्ब्स होते हैं, मोस्टली गुड कार्ब्स भी होते हैं। मैं इतना बाहर का खाती भी नहीं हूँ, मुझे बाहर का खाने का शौक भी नहीं है। बट गुड कार्ब मतलब घर में ही पास्ता हो गया या कभी कुछ ऐसे हो गया, यानी जो घर में अम्मा ने बना दिया ना, बिस्मा ने कहना है मैंने ये खाना है क्योंकि ये बाहर का नहीं है और मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। माहूर, आपकी तरफ आते हैं डाइट प्लान की हम बात करेंगे। घर में जो भी पकता है मैं इतनी वो नहीं हूँ कुछ के स्पेसिफिक चाहिए ये नहीं, चूजी नहीं हो ना इतनी, बस अम्मा की फरमा बरदार बच्ची लग रही है। कुछ भी मिल रहा है खुशी खा लेती हूँ कि चलो मिल तो रहा है। अच्छा माहूर, आपका भी है कि चलो मिल तो रहा है, या ये हो कि अच्छा कोई स्पेशल खाना है? और हर एक एथलीट की डाइट अलग है कि सुबह में नाश्ते में जैसे फ्रेश जूस मामा देती हैं और नट्स, इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। और दिन में भी जैसे कि फ्रूट्स वगैरह खाती रहती हूँ। और मुझे भी मतलब खाने से जो भी मिले खाने को खा लेती हूँ, ऐसा चूज़ी नहीं हूँ कि ये खाना वो खाना है। तो क्योंकि बैडमिंटन में इतनी ज़्यादा एक्सर्शन होती है आपकी, और मेरा वेट ऑलरेडी कम है और मेरी वेट बढ़ने की टेंडेंसी नहीं है, तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ। और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं मीठा भी काफ़ी ज़्यादा खाती हूँ। चलिए मीठा बात हो रही है। वो इन्होंने कहा था ना अभी किरण ने कि अगर आप कोर्ट पे 1 मिनट भी खड़े हो जाएं, मैं कहता हूँ आप माहूर के अगेंस्ट 30 सेकंड्स भी अगर कोई खड़ा हो जाए ना, तो क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, आपने खेला है माहौल के साथ? वो उसको खेलना तो नहीं कहते, उसको खेलना तो नहीं कहते, उसको स्मैश पढ़ना कहते हैं, उसको चैप्स पढ़ना कहते हैं। अच्छा किरण, एक बार फिर हम 14 अगस्त की तरफ रुख करते हैं। क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं पाकिस्तानी एथलीट्स के, ख़ासतौर पर स्विमिंग में? किस तरह का आप फ्यूचर देखते हैं? एक फ्यूचर आपके बराबर में बैठा हुआ है, और बाकी आप क्या देखती हैं कि हमारे यहाँ पहले से अब ज़्यादा वुमेन इंक्लिनेशन है या फिर इवन स्पोर्ट्स इंक्लिनेशन है, और आगे चल के ओलंपिक्स में और दीगर चैम्पियनशिप्स में हम बीइंग एथलीट पाकिस्तान का कितना नाम रोशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है। बड़े नए स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में भाई काफ़ी सारे नए बच्चे, यंग बच्चियां आगे आई हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, तो कोई भी बच्चा ट्रेनिंग नहीं कर पाया, स्विमिंग पूल्स बंद हो गए। तो डेफिनेटली उसने हम जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी बुरी हिट ली है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमने SOPs फॉलो करके ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं करवाया, तो वो बहुत बड़ा एक लैग बीच में आ गया था। तो इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर होते हैं, स्विमिंग पूल्स दोबारा खुलते हैं, तो आई थिंक जितने भी स्विमर्स हमने लास्ट टाइम 2019 के अंदर देखे थे पाकिस्तान के लिए, जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, और बहुत अच्छे स्विमर्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो बस नेशनल लेवल स्विमर, दे आर वेरी गुड इंटरनेशनल लेवल स्विमर्स। अगर तो हमारे हालात पाकिस्तान के बेहतर होते हैं इंशाल्लाह, तो फिर ये दोबारा बच्चे ट्रेनिंग करेंगे और फिर पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। बात सारी ये है कि फ्यूचर प्लान्स तब भी हमारे डिसाइड होंगे जब हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। तो वो जितने जल्दी हमारे जो है मुल्क के जो लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीन करवा लें और SOPs का ख्याल रखें, तो आई थिंक उतनी जल्दी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आज के दिन के हवाले से बहुत अच्छा पैगाम है ना। अच्छा ये बताएं कि पहले किस तरीके से सेलिब्रेट करती थी 14 अगस्त? अब तो जाहिर सी बात है सारे बड़े हो गए हैं, तो वो झंडियाँ वंडियाँ लगाना उस तरह का वो नहीं करते, लेकिन और ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ भी आप लोग तो कहाँ टाइम मिलता होगा, ये भी बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि मिली नगमे जो हैं वो हमें बड़ा मोटिवेट करते थे, तो आप लोगों के कौन से फेवरेट हैं? अच्छा, मुझे ना बचपन में तो हम बहुत ज़्यादा हम तकरीबन 3-4 दिन पहले ही घर के अंदर झंडियाँ लगाना शुरू कर देते थे, और अभी भी जो है हम पाकिस्तान के जहाँ हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे हम पिक्चर लेते हैं पाकिस्तान की, और 14 अगस्त पे हम शेयर करते हैं कि हमने अपनी कंट्री को कहाँ रिप्रेजेंट किया था इस डे पे।
और अभी भी हम पाकिस्तान का झंडा ज़रूर लगाते हैं। ये बात नहीं, हम सेलिब्रिटीज़ नहीं, हम इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं, हम इनके सर्वेंट हैं। तो आई थिंक अपने मुल्क को सेलिब्रेट करना, और हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमें ये फ्रीडम मिली हुई है और हम अपने मुल्क में आज़ादी के साथ रहते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए और अपना कौमी हिलाली परचम आप अपने घर पे लगाएं और उसकी इज़्ज़त करें कि वो किस वजह से वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और फेवरेट जो मिली नगमों की हमने बात की है, तो माहूर आप मुझे बताएं। मिली नगमा, अच्छा मुझे ना सबसे अच्छा वो लगता है कि एक जो है इस परचम के साए तले हम एक हैं, और क्या कहते हैं, जब भी मैं इसको सुनती हूँ मुझे इतना मज़ा आता है और मुझे एक फ़ीलिंग आती है कि वाकई में अगर आज मैं पाकिस्तान में ना होती या पाकिस्तान ना होता तो आज मैं किरण खान भी ना होती। तो इस मुल्क ने जो इज़्ज़त हमें दी है तो पाकिस्तान की वजह से आज हमारी जो भी इज़्ज़त है, जो भी नाम है, जो भी हम करते हैं इस मुल्क के लिए करते हैं। तो अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान ना होता तो हम भी ना होते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। माहूर, आपका फेवरेट मिली नगमा? दिल दिल पाकिस्तान। और जैसे कि बात की गई कि कैसे 14 अगस्त पहले सेलिब्रेट करते थे और अब कैसे करते हैं, तो पहले जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते थे, बल्कि ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। एक भी दिन, मतलब 14 अगस्त वाले दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे, क्योंकि तब था कि 14 अगस्त बेसिकली वही है कि आप अपना लव शो करते हो अपनी कंट्री के लिए, और हम लोग ट्रेनिंग करके अपना करते थे कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से जब इस लेवल तक पहुँच गए हैं तो अब हम लोग जैसे कि 14 अगस्त को ऑफ करते हैं और शाम में सब ख़ानदान वालों को बुला के फिर नेशनल एंथम पढ़ते हैं, केक काटते हैं और फिर झंडा लहराते हैं। तो अब इस तरह की जैसे नेशनल एंथम की आपने बात की, मैं चाहूँगी कि हमारे जो नाज़रीन हैं एक मिली नगमा अगर आप सुनाएं। मैं चाहूँगी कि किरण बाजी और बिस्मा भी साथ में हो तो हम दिल दिल यहाँ पे बैडमिंटन का, यहाँ वॉलीबॉल शुरू हो गया। नहीं, मैं तुरक जो है लोग टीवी स्क्रीन ऑफ करके भाग जाए। कोई भी एक जो कि आप तीनों का फेवरेट है। दिल दिल पाकिस्तान अगर हो जाए, फैसल मेरे को होस्ट फैसल ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते हैं, तो फैसल शुरू करेंगे दिल दिल पाकिस्तान और आप तीनों मुझ समेत हम 4 खवातीन फैसल को ज्वाइन करेंगे। चलें फैसल, 3 2 1 क्यू। ओके। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान। ये जबरदस्त, थैंक यू माहूर, बिस्मा और किरण, आप दोनों का भी ये जो एक हैवी वेट किस्म का हमारे पास वुमेन जो पूरा वो था ना एम्पावरमेंट वाला सेगमेंट, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, बिकॉज व्हाट आई फील कि जब मैं किरण को देखता हूँ, बिस्मा को देखता हूँ, माहूर को देखता हूँ, तो मेरी छोटी सी भांजी है 2 साल की, वो आप उन लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ माशरे में क्या क्या मसले मसाइल है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग आगे बढ़ के उन नेम्स को, लेजेंडरी नेम्स को, लेजेंडरी जो है आइकॉनिक नेम्स को आगे लेके बढ़ रही हैं, जिन्होंने मुल्क बनाने में, चाहे वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, बेगम राना लियाकत अली खान हो और दीगर ऐसी बहुत सी खातीन हो, उनका नाम भी आप आगे लेके चल रही हैं, आप पाकिस्तान का नाम आगे लेके चल रही हैं। तो बिस्मा, किरण और माहूर, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं आगे आने वाले इवेंट्स के लिए, और एक बार फिर आप सबको 14 अगस्त मुबारक। और एक ब्रेक भी ले लेते हैं। तो मिली नगमा हमने सुना, बड़ा ज़बरदस्त, और इसमें इतनी सारी मतलब इनकी अपनी जो पर्सनल जो फीड्स हैं ना वो भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं और इनको जिस तरह फैसल जावेद नहीं पूरा तमहीद बांध के इमरान खान को बुलाते हैं, इस तरह हम भी बुलाते हैं इन्हें कि एक्टर हैं आप, सिंगर हैं आप, राइटर हैं आप, क्रिकेटर हैं आप, और पायलट भी हैं आप, होस्ट हैं आप, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर हैं आप, फ़ख्र आलम है आप, फ़ख्र भाई बहुत शुक्रिया आपका, फ़ख्र पाकिस्तान है आप। सबसे पहले तो आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, और कैसा आपने दिन का आगाज़ किया, कैसा रहा अब तक आपका दिन? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत मुबारक, देखने वालों को हमारा ये अजीम दिन बहुत मुबारक हो, और हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। बेहतरीन आगाज़ रहा है सुबह से, आपको पता है कि हर तरफ जो है वो एक जश्न का माहौल है। तो सुबह से टीवी के मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ तकरीबात देख रहे हैं, साथ में मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, लोग किस तरह पाकिस्तान की सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिल जो है ना वो
और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जज्बा और जो है ना बढ़ जाता है। अच्छा प्लीज़ ये बताएं हमें कि ये जो हमने माशाल्लाह आपका मिली नगमा सुनवाया भी, अपने नाज़रीन को दिखाया भी बेहतरीन, लेकिन ये सोच जो इसको गाया गया, इसको लिखा गया, इसका आगाज़ कैसे हुआ? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसका बेसिकली हुआ ये कि कुछ महीने पहले मुझे किसी ने कहा कि भाई जितना आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी हर वक्त पाकिस्तान के अंदर ही मगन रहते हैं, तो अभी वक्त है कुछ, अभी भी कुछ अच्छे दिन हैं, उम्र का तकाजा ऐसा हुआ नहीं कि बिल्कुल हो जाए, तो अपने आप को एक्सप्रेस करो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे। तो उस तरह हुआ कि अच्छा फिर इस साल पाकिस्तान के लिए जो है ना एक गाना किया जाए। बड़ा अरसा हो गया था, 12 साल हो गए थे मैंने कोई सोलो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं किया था। और कॉन्सेप्ट में आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको भी मैं हाईलाइट करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, गाना शुरू होते साथ ही पहले जो बोल हैं इसमें वो कहते क्या हैं कि माना कि सब कुछ नहीं है सही, गलतियां भी हमसे हुई हैं बड़ी, मगर भूलने की नहीं है ये बात, मैं भी पाकिस्तान हूं तू भी पाकिस्तान, तो फिर आओ करते हैं डन, दुनिया में पाकिस्तान हो नंबर 1। और इंशाल्लाह होगा हमारा। अच्छा फखर भाई, ये हम आपसे बहुत सारे पहलुओं पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये, जिस तरह हम कहते हैं कि जी ईद जो है वो भी छोटे बच्चों की होती है, बकरीद जो है उसमें भी बड़े उन्होंने मौजें लगाई होती हैं, इसी तरह 14 अगस्त से जो है ना जुड़ी हमारी बचपन की यादें वो बड़ी शानदार होती हैं। तो यहाँ पे वो झंडियाँ लगाना, डोरियाँ बांधना, फिर घरों में पूरा चिरागा करना। आपकी साइकिल, आप अपनी साइकिल को भी डेकोरेट करते हैं और जनाब प्रॉपर आपने फुल डेकोरेशन की होती है कि बस सबसे अच्छा हमारा घर लगे। आपने बचपन में इसको कैसे सेलिब्रेट किया और बचपन की सेलिब्रेशन से लेके अब उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? अच्छा, एक तो ये बात दुरुस्त है, हम सब की आपने अच्छा बयान कर दिया, चूंकि मेरी भी बचपन की आज़ादी, जश्न आज़ादी के साथ यही यादें वाबस्ता हैं। झंडियाँ लगाना, वो डोरियाँ बांधना, झंडा, बांस ढूंढना कि कहाँ पे फिर बांस को कहाँ पे बैलेंस करना, उसके साथ ईंटें और चीज़ें लगा के कि ये गिरे ना किसी तरीके से, वो सब कुछ होता था। और वो यादें मेरी वो हैं। साइकिल को डेकोरेट करना डेफिनेटली वो भी बिल्कुल एक चीज़ होती थी, क्योंकि साइकिलिंग में बहुत करता था, तो मेरे लिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन मैंने ना आज़ादी का मतलब और जश्न आज़ादी और इसका जो असल मकसद है उस तक पहुंचने में, मुझे भी समझने में इसके सही मायनों को बड़ा टाइम लगा। तो आज मैं आज़ादी को डायरेक्टली लिंक करता हूं जिम्मेदारी के साथ। आज़ादी का मतलब है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 पाकिस्तान, और एक नंबर 1 स्टेडियम है हमारे पास, गवादर स्टेडियम में जो स्टेडियम है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके हवाले से क्या फ्यूचर प्लानिंग है फखर भाई, क्या करने जा रहे हैं, और जब करने जा रहे हैं तो फिर हमें ना भूलिएगा। देखें, आपको पता है जब PSL हो रहा था तो तकरीबन मैंने सब कुछ जो था वो अरेंज कर लिया था कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम में PSL ऑफिशियल ख़त्म होने के बाद 2 PSL की टीमें, एक पेशावर ज़ल्मी, जावेद आफरीदी से मेरी बात हुई, बेहतरीन इंसान है वो, उन्होंने कहा जी मैं करूंगा, और एक कराची किंग सलमान इकबाल ने कहा जी बिल्कुल मैच किया जाए, बड़ा ज़बरदस्त होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी कहा जी हम भी तैयार हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कहा हमारा तो बनता है बिकॉज बलूचिस्तान है। तो हम एक मैच की सूरत हाल तकरीबन बन गई थी, सरकारी सतह पे ख़त ख़ताबत शुरू हो गई थी, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी, बट बदकिस्मती से कोविड का आउटब्रेक हो गया और हम वो मैच नहीं कर सकते। एग्जीबिशन मैच होना था 2 PSL की टीमों को, लेकिन हमने करवाना था, वो नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सिर्फ गवादर क्रिकेट स्टेडियम नहीं, बट गवादर शहर जो है वो आपका वो एक बेहतरीन, एक बैनुल अक़वामी शहर बनने वाला है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बिजली का मसला है, साफ पानी का मसला है, मसले मसाइल उसके बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन गवादर को जिस तरीके से अब उसको तरतीब दिया जा रहा है, जो नया एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है, जो नया एक्सप्रेसवे वहां पर तकरीबन खत्म हो चुका है, पोर्ट के अंदर जो नई फ्री जोन जो है वो तैयार हो रही है, तो ये तमाम चीजें, वो जब एयरपोर्ट बन जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा गवादर के लिए। आपने गवादर में इतना जिक्र किया वहाँ के सनसेट का, इसके अलावा कोहे बातिल, और जो वहाँ मरीन ड्राइव है ना, वो तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में तो मैं ड्राइव कर ही नहीं रहा हूँ यार। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप।
बिल्कुल। और मैं अगेन रिकमेंड करूंगा सबको कि आप लोग जरूर जाएं। एक बड़ी इंशाल्लाह। अच्छी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है पाकिस्तान की डोमेस्टिकली। बस हमें जैसे छुट्टियां मिलेंगी ना हम फौरन से जाएंगे। अच्छा, थोड़े से हम जैसे बचपन की पहले भी बात कर रहे थे, तो चाहे बच्चा है बड़ा है, हर एक का कोई ना कोई फेवरेट मिली नगमा ज़रूर होता है। और जब जश्न आज़ादी और ये खुसूसन अगस्त का महीना आता है ना, खुद ब खुद मुँह पे आना शुरू हो जाता है, ज़ुबान पे उसके अल्फाज आ जाते हैं। आपका फेवरेट मिली नगमा कौन सा है? और जो भी है आप वो गुनगुनाएंगे। नहीं, मेरे लिए तो सारे ही मिलनी नगमे, मेरे लिए क्या, हर हुब्बुल वतन पाकिस्तानी के लिए तकरीबन सारे ही मिलनी नगमे वो ही जिसे कहते हैं ना, एक रखते हैं पोजीशन हमारे दिल में, एक जगह उनकी मकाम है उनका। मगर जो मेरे फेवरेट अगर आप बात करें तो एक तो मुझे जीवे पाकिस्तान बहुत याद है, क्योंकि वो अगर आपको याद हो कि वो बच्चों के एक शो पे होता था और सुहेल राणा साहब उसको बड़े बेहतरीन तरीके से उसको कंडक्ट करते थे। तो जीवे पाकिस्तान जो है वो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब होता था हमेशा। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, वो मुझे बहुत पसंद था। ऑफ कोर्स दिल दिल पाकिस्तान को हम कैसे भुला सकते हैं, कैसे भुला, वो एक हमारी जनरेशन का एक एंथम है जो जो कि कभी भी आप उसको वो नहीं कर सकते। और फिर मैंने हमेशा अपने जो है वो सारे हमेशा कोशिश की है कि कोई ना कोई करता रहूँ मैं मिली नगमा, खा वो प्राउड पाकिस्तानी जो मेरा सबसे पहले वाला था, क्या वो सब मिलके प्राउड पाकिस्तानी बने। फिर उसके बाद मैंने किया मुंडा पाकिस्तानी, फिर मैंने किया धरती की कसम, फिर उसके बाद अब आप ये देख रहे हैं जो आज रिलीज किया है आप लोगों के सामने है, पाकिस्तान नंबर 1। तो ये सारे ही नगमे जो है ना वो हैं। तो मैं लेकिन क्यों ना इसी वाले को फ्रेश कर देता हूँ कि माना के सब नहीं है सही, गलतियां भी हमसे हुई है बड़ी, मगर भूलने की नहीं है ये बात। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान, तो फिर आओ करते हैं डन, दुनिया में पाकिस्तान हो नंबर 1, तो फिर आओ करते हैं डन, दुनिया में पाकिस्तान हो नंबर 1। बस डन है अब ये। थैंक यू सो मच फ़ख्र आलम, क्योंकि आपसे इस शो का एक मोहब्बत का रिश्ता है। आपने जब भी आपसे वक्त मांगा आपने हमेशा दिया, और आगे भी इसी तरह आपसे ये रिश्ता कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो जनाब, आज़ादी का जश्न है, और आज़ादी का जश्न जो होता है मिली नगमों के बगैर अधूरा समझा जाता है। हम जब भी किसी पाकिस्तानी से बात करें, हम जब भी किसी मुहब्बे वतन से बात करें, वो ये कहते हैं जनाब हमारा फलाना मिली नगमा बड़ा जो है हमें फेवरेट लगता है, फलाना मिली नगमा। आपको कौन सा अच्छा लगता है? बहुत सारे हैं, जैसे सुनाएंगे आप मुझे अपनी ट्रांसमिशन के लास्ट में आप? अच्छा, ये मैंने सुनना है, आज मैंने भाई सुना है कि मेरे को एंकर की आवाज़ बड़ी अच्छी है जनाब। तो कोई भी आज़ादी का जश्न हो वो मिली नगमों के बगैर हमेशा अधूरा समझा जाता है। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक या दो नहीं जनाब बल्कि दर्जन से ज़ायद मिली नगमे लिखे हैं। तो हुब्बुल वतनी से सरशाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राइटर है, म्यूज़िक कंपोज़र है हबीबुल्लाह खान साहब। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ा ही कमाल काम है ना, हम सब के अंदर वतन से मोहब्बत का जो जज्बा है, और हम उसको किसी न किसी तरीके से उसका इजहार करते हैं। छोटे बच्चे झंडियाँ लहरा के करते हैं, फिर जो शोरा हैं हमारे वो अपने कलम के ज़रिए करते हैं, और जो गुलकार हैं वो अपनी आवाज़ के ज़रिए करते हैं। तो कब से आपने जो है वो कंपोजिंग का आगाज़ किया, कब से लिख रहे हैं आप? जनाब, मैंने पहला जो सॉन्ग लिखा था हिम्मत ना हारना, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, तो वो 2010 में मैंने लिखा था। ये ऑन एयर हुआ था, 14 अगस्त को चला था, टॉप 10 में आया था ये सॉन्ग। तो बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने, मैंने कहा तो अच्छा काम है, तो अपने एप्रिसिएशन भी मिल रही है और मोहब्बत का इजहार भी हो रहा है। तो फिर मैं लिखता चला गया। उसके बाद ये पाक ज़मीं ये पाक वतन लिखा मैंने। फिर 2 नगमे मैंने लिखे, गुलाम अब्बास साहब लीजेंड है पाकिस्तान के, उन्होंने वो सॉन्ग मेरे साथ किए, मैंने खुद गाए। तो मैंने तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सही कहा अपने लिखे। अब हम शूट करने जा रहे हैं इसको, हमने ऑडियो बना ली इसकी, 2-3 सॉन्ग हमने जो है वीडियो बनाई, बाकी हम काम हमारे पास अपना इतना आएगा। तो मुझे लगता है कि आइंदा साल इंशाल्लाह ताला तो ये 1 दर्जन और हो जाएंगे इंशाल्लाह।
फिर हम कहेंगे 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन नहीं, ना जाने कितने दर्जन मिली नगमे आपने लिखे हैं। अच्छा मुझे बताएंगे जो मिली नगमे आप लिखते हैं वो आपने खुद भी कभी गाए हैं या बाकी जो गुलकार है वही गाते हैं आपके मिली? नहीं, मैंने ही गाए सब, सारे मैंने गाए। और मेरे साथ जो 2 गाने गाए मैंने अर्ज किया ना, गुलाम अब्बास साहब ने किए वो मेरे साथ। जी हाँ। तो मैंने ही गाए भी मैंने, हबीब साहब लिखे ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है हम जब भी कुछ काम करते हैं उसके पीछे मकसदियत होती है और उसके पीछे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। जब आप लिख रहे होते हैं ये, तो वो किस किस्म का फील होता है आपको, और ख़ास तौर पर जब आप ऐसे अहम अयाम पे देखते हैं 14 अगस्त वाले दिन वो चीज़ें चल रही हैं, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात होते हैं? जनाब बात असल ये है कि हम तो आज मना रहे हैं 14 अगस्त, मैं रोज़ मनाता हूँ। वाह, आपको याद है स्कूल के ज़माने में असेंबली होती थी जी, फिर तराने होते थे, नात होती थी। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, डेली तराने से शुरू करें, मिली नगमे से। अच्छा पहले होता था है ना फैसल, जब हम स्कूल में होते थे तो स्कूल की असेंबली में हम देखते थे कौमी तराना डेली पढ़ाया जाता था। दूसरा ये कि मैं पाक फौज की एक ट्रेनिंग कर चुका हूँ, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं हुआ था उसमें, लेकिन मैंने कहा उनको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान फौज को भी सपोर्ट करते हैं, अपने इदारों को जितने भी हैं, ताकि उनका मॉरल हाई हो और वो काम कर सकें। क्योंकि आजकल की बात आपको पता है आजकल की प्रॉक्सी वार चल रही है, लोगों को ज़बान के नाम पे, मज़हब के नाम पे लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे लिरिक्स में उसी का जिक्र है कि इन बातों में कोई ना है, बिल्कुल सही, हम एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम आपसे ये दरख्वास्त तो नहीं करेंगे कि आप ज़रूर हमें सुनाएं, अगली बार से वादा है आपका, ये ज़रूर आप सुनाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तक आपने जितने भी कॉम्पोजिशन की है, जितना भी लिखा है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है वो आप हमें ज़रूर पढ़ के ज़रूर सुनाएं। देखिए ये 2010 में जब दहशतगर्दी काफ़ी बढ़ गई थी पाकिस्तान में, धमाके हो रहे थे, सब लोग परेशान थे, सब लोग, तो मैंने हिम्मत ना हारना उसी को मद्देनज़र रखते हुए लिखा था कि हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना, मेरे वतन के लोगों हिम्मत ना हारना, चाहे आंधी हो चाहे तूफ़ान हो, ख़ुद को संभालना, हिम्मत ना हारना। मेरा मशहूर, मेरा टॉप 10 मेरा सॉन्ग है वो। और दहशतगर्दी के चुंगल से मिल के सबको बचाना है, दहशतगर्दी के चुंगल से मिलकर सबको बचाना है, और इत्तेहादी से इसको हमने हराना है। इस तरह था जी, थोड़ा भूल गया हूँ। अब हो सर है कि ये पे दर पे मेरे सॉन्ग जो बन रहे हैं मैं खुद भूल जाता हूँ, यकीन इतने बन चुके हैं। बनाओ देखा होगा आपने, कोई एक सॉन्ग बनाया किसी ने और बरसों चलता रहता है, तो ये तो एक सिलसिला तबादर चल रहा है और इंशाल्लाह ये ऐसे चलता रहेगा। सर मुझे ये बताएं कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई भी त्यौहार हो ना बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, जश्न आज़ादी हो। आप अपने बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें, बचपन में आप किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते थे? अच्छा, बचपन में बड़ा जोश और जज्बा था, क्योंकि स्कूल के ज़माने की बता रहा हूँ बात, तो स्कूल में हम हिस्सा लेते थे इसमें, मिली नगमों में, इसमें जब से आदत पड़ी हुई थी इसकी। और बचपन में फिर हम अपने मोहल्ले की गलियों को सजाते थे, झंडे लगाते थे, और बाकायदा उसमें जैसे वो पहले मैं बताऊं ना, पहले लई तैयार होती थी, उसके बाद डोरियां बनती थी, उनमें फिर जो कागज के परचम थे उनको लपेट के फिर पूरे, और ये एक हफ्ते पहले हम तैयारी शुरू कर देते थे। जी बिल्कुल। एक वो स्कूल से वापस आने के बाद और फिर सोने के बाद शाम में ना एक्टिविटी ही होती थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को दिए रोशन हम करते थे अपनी मुंडेर पे, तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। अच्छा, आखिर में हबीब भाई, ये आप, क्योंकि हम सब का प्यारा वतन है पाकिस्तान, हम बहुत मुश्किल वक्तों से निकल कर अब माशाल्लाह से एक ऐसी राह पर गामजन है कि अगर हम इस पे गामजन रहे तो तरक्की करने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें इससे डगमगाना नहीं है। आप आने वाली नस्ल को, जो कि आपको पता है ना कि शॉर्टकट्स पे बड़ा बिलीव करते हैं और उनको शॉर्टकट्स में सक्सेस नहीं मिलती, तो फिर बड़े मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि वो कोई भी एक करना चाहे उस पर फोकस रखें, अपना 2-4 जगह ना दौड़ें, उसको एक फोकस रखें, एक ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर काम करें, और वो जब मुतवज्जह होंगे उस पर तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और हमें भी चाहिए कि मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएँ, जो है उनको मौका दें ज़िंदगी के हर शोबे में, ताकि हम निकल सकें। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और जैसे आप भी बात कर रहे हैं मेरिट, तो मेरे ख्याल से हमें अपने मुल्क के हर मैदान में मेरिट पे लोगों को भर्ती करने की बेहद ज़रूरत है। हमारे खेल के मैदान हो जाए या दीगर मैदान हो जाए। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपने वक्त दिया। जश्न आज़ादी का मौका है जनाब, हर कोई अपने अपने अंदाज से मुल्क से मोहब्बत का इजहार करे। आज से 74 साल पहले कौम को आज़ाद मुल्क की
खुशखबरी मिली, लेकिन आज़ादी का ये सफ़र इतना आसान नहीं था जनाब। क्योंकि कई मुसाफिर बजरिया ट्रेन इस वतन पहुंच रहे थे। मुश्किलात से भरा रेल का ये सफ़र कैसा था, शाहीन मशाल अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बन गया है, आज़ादी मुबारक हो। ये अगस्त 1947 की एक शाम है। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। आइए आपको भी उन्हीं मनाज़र में लिए चलती हूँ। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन पाक सरजमीन पर पहुंचने का सफ़र आसान नहीं। लंबे और मुश्किल तरीन सफ़र में रेलों में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर और अफरा तफरी है। मुसाफिर रेल के डिब्बों छतों पर बैठे हैं। हुजूम के हमलों के खौफ से रेल के डिब्बों की खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं। सबकी आंखों में ख्वाब है अपने वतन के। अब इनकी माओं की इज्जतें नहीं लूटी जाएंगी, इनके घर बार पर हमले नहीं होंगे, इनकी शनाख्त को, इनके मजहब को महफूज किया जाएगा। लेकिन फसादात के नतीजे में लाखों मुसलमानों को मंजिल ना मिल सकी। ये वो ट्रेन की बोगी है जिसमें अलग वतन का ख्वाब देखने वाले मुसलमानों के साथ खून की होली खेली गई। इंतहा पसंदों ने मुसलमान बच्चों, खवातीन, किसी को भी ना छोड़ा। जब ये बोगी पाकिस्तान पहुंची तो इसमें खून में लथपथ लाशें सिर्फ एक ही पैगाम दे रही थी, कायदे आज़म आपका फैसला ठीक था। ट्रेनें आती थी वहाँ से तो भर के आती थी, लेकिन यह कि बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा जो थी वो लाशें ही होती थी और तकरीबन 1% जो थे ना, वो 4 में से 1 ही शायद जो थे वो ज़िंदा आते थे, बाकी जो थे वो सारी की सारी लाशें ही मिलती थी। हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद बिलाखिर मुसलमान उस पाक सरजमीन पर पहुँच ही गए जिसका वादा कायदे आज़म ने उनसे किया था कि जहाँ जाकर वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी। लाखों लोग इधर पाकिस्तान में आए, लेकिन उनके लिए हमें संभालना, उन बेचारों ने खुद ही मेहनत की और खुद ही अपने पाँव पे खड़े हुए और पाकिस्तान को भी अपने पाँव पे खड़ा किया। तकसीम के बाद तकरीबन 70 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। कत्लेआम के नतीजे में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आज अपना मुल्क आज़ाद है। ये वो प्यारा वतन है जिसे हमें प्यार है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मशाल, समा, लाहौर। कितनी ही जानों की कुर्बानी दी और फिर ये पाक वतन बना। हिजरत के मनाजिर अपनी आंखों से देखने वाले बाबा मौज खान कई साल गुजर जाने के बावजूद आज भी माजी की उन तल्ख यादों का जो खजाना है अपने सीने में समोए हुए। जो पाकिस्तान की मोहब्बत में अपना सब कुछ भारत में ही छोड़ के आए, उनसे हमें मिलवाएंगी, उनसे हमारी मुलाकात करवाएंगी हमारी नुमाइंदा आयशा अता। मेरा नाम मौज खान और मैं गांव भानुचक का रहने वाला हूँ। सरहदी गांव में ही आखिरी यहाँ मैं रहता हूँ और सन 47 में हम यहाँ आए थे। वहाँ से हम हिजरत करी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। वहाँ कोई चीज़ साथ लेकर नहीं आए। कोई बैलगाड़ी थी, उसमें बच्चों को बिठाया, हमको सब जो भी थे उस वक्त। हम अपने मुल्क में कोई 1.5 महीने में पैदल चल के आए बैलगाड़ियों से। सारे मनाजिर आंखों से देखे, जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ सलूक किया वो मैंने सब देखे। होश है मुझे, 8 साल के को तो होश होता है। पहरा भी था, वो अंग्रेज़ लोगों की जीप साथ थी हमारे काफिले के, पूरे काफिले की शक्ल में आए थे। तो वो जब आ जाते वो हिंदू लोग भाग जाते, वरना फिर वो हमारा लूट खसोट भी किए। गैर मुस्लिम लोगों ने तशद्दुद भी किया था हम पर। रास्ते में कुएँ थे, पानी तो पीना होता न लोगों ने, उन्होंने जहर मिला दिया उसमें। तो हमारे साथ सिक्योरिटी के लिए ये जीप थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने कहा यहाँ से पानी नहीं पीना, आगे कोई नहर आएगी उसमें पीना, इसमें जहर मिला। उन्होंने जहर तक मिलाया। उन्होंने एक ट्रेन भी काटी थी वहाँ हमारी महाजिरों की, तमाम ट्रेन को उन्होंने कत्ल किया। राजस्थानी लोग हैं ना हम, वही है वो आधे लोग, रिश्तेदार आधी बिरादरी वहाँ पे, तो वो बच बचा के वहाँ चले रह गए, हम इधर आ गए।
तो जनाब 14 अगस्त का दिन है और दिन भर जो है इसी तरह से सेलिब्रेशन जारी रहेंगी। मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा कि केक भी काटे गए हैं और जनाब हर कोई शख्स अपनी अपने अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वतन से मोहब्बत का इजहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप गा के करें चाहे आप कुछ पढ़ के कर दें, लेकिन करें ज़रूर। और प्लीज़ हम बार बार एक ही बात कहते हैं, आज 14 अगस्त वाले दिन भी और पहले गुज़श्ता प्रोग्राम से भी, प्लीज़ बाजे नहीं खरीदने ना बजाने हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर कोई एक जिम्मेदारी आप ले लें कि मैंने अब अपने वतन के लिए ये काम करना है। वो कोई भी हो सकता है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हाँ, क्या? एक नज़्म पढ़ने की, और हमारी तरफ से, मेरी और महक की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारी इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को ये खिराज अक़ीदत है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा है वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपका जश्न आज़ादी यादगार रहे और दुआ करते हैं कि हमारा ये पाक वतन हमेशा सलामत रहे, फलता फूलता रहे। इसी दुआ के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।